गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आज क्लास 8 लेसन नंबर 2 साइंस। इससे पहले का चैप्टर जो है वो मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं फूड पॉइजनिंग से। ठीक है। यू माइट हैव हर्ड ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग सिक मिड डे मील्स एट स्कूल। आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा कई बार कि मिड डे मील करने के बाद यानी दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कंज्यूमिंग लेफ्ट ओवर फूड दैट हैड नॉट बीन स्टोर्ड प्रॉपरली मे लीड टू सिकनेस। ऐसा इस वजह से होता है कि कई बार बचा हुआ खाना जो होता है और अगर उसे प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। फूड आइटम्स जैसे कि मीट, चिकन, एग्स, मिल्क, रॉ फूड, अनवॉश्ड वेजिटेबल्स, समटाइम्स इवन कुक्ड फूड, बना हुआ खाना भी मे कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। उनमें भी बैक्टीरिया, फंजाई जैसे हार्मफुल कंपाउंड्स हो सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट टॉक्सिन्स, ये एक तरह का पॉइजन बनाते हैं, जहरीले पदार्थ बनाते हैं, विच मेक द फूड पॉइजन, जिसकी वजह से खाना जो है वो जहरीला हो जाता है। कंज्यूमिंग सच कंटेमिनेटेड फूड, इस तरीके से दूषित खाना जो खाने से बीमारी जो होती है उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। माइल्ड फूड पॉइजनिंग लीड्स टू एन अपसेट स्टमक एंड डायरिया। अगर हल्का फुल्का या मतलब कम मात्रा में पॉइजनिंग है तो उससे आपका पेट अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस लग सकते हैं। अ सवेयर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग में कॉज वोमिटिंग अलॉन्ग डायरिया एंड लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। और ज़्यादा फूड पॉइजनिंग ज़्यादा होने पर वोमिटिंग या डायरिया दोनों हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से वाटर का लॉस एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा होने लगता है। टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए पीपल नीड टू प्रिपेयर, कुक एंड स्टोर फूड प्रॉपर्ली। के लिए चाहिए कि हम लोग अच्छे से खाने को प्रिपेयर करें, अच्छे से पकाएं उसको और प्रॉपर्ली उसको स्टोर करें। इसके बाद है आगे फूड प्रिजर्वेशंस, कैसे करना चाहिए फूड को प्रिजर्व, उसके बारे में बताया इसमें। वी ऑफन सी दैट, हम अक्सर देखते हैं मैंगोज आर स्पॉइल्ड एंड रोटन इन अ फ्यू डेज़, कि आम जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि मैंगो पिकल जो होता है, मैंगो का अचार जो होता है, आम का अचार, वो लंबे समय तक चलता है। ऐसा क्या डिफरेंस है? टू सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलेजेस, स्पॉइल होने से बचाने के लिए फूड को, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा लें। सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइल, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही खाना जो है वो स्पॉइल हो जाता है। जिसमें फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिंग कंडीशन फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो कंडीशंस जो उनको फेवरेबल हैं उन कंडीशंस को अवॉइड कर दें। अगर उनको ख़त्म कर दें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जर्म्स जो हैं, आम भाषा में अगर हम कहें तो वो भोजन को स्पॉइल नहीं करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन के लिए कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। इनसे हम उनको माइक्रोब्स को मार सकते हैं या उनके रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे केमिकल मेथड है, इसमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ ना कर सकें, और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बाइसल्फाइड, विच आर यूज इन जैम्स, स्क्वैश और केचप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे मीट और फिश जो हैं उनको ड्राई करके सुखा कर लेते हैं ताकि उनकी अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग, उसमें नमक लगा देते हैं, जैसे कि आंवला, कच्चा आम, इमली, इनको स्पॉइल होने से बचाने के लिए। शुगर ऑल्सो रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, शुगर जो रहती है वो भी मॉइस्चर कंटेंट को कम करती है, ठीक है, जिससे कि फूड स्पॉइलेज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए जैम, जेलीज, स्क्वैश में शुगर डाली जाती है। ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल, ऑयल और सिरके का इस्तेमाल करके हम अचार को ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते
इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट, फिश, मीट, इनको भी ऑयल या विनेगर का इस्तेमाल करके सुरक्षित रखा जा सकता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी होता है। हीटिंग लिक्विड फूड टू बॉइलिंग पॉइंट कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। कहे कि किसी भी लिक्विड फूड को अगर हम बॉईल करते हैं अच्छे से तो उसके अंदर मौजूद ज़्यादातर बैक्टीरियाज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, माइक्रोब्स जो हैं। मिल्क और वाटर को हम इसी तरीके से हार्मफुल होने माइक्रोब्स से बचाते हैं। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख कर खाने पीने की चीज़ों को फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकें, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई जो हैं वो लो टेम्परेचर पर यानी ठंडे मौसम में ग्रोथ नहीं कर पाते। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, इसलिए इनको फ्रीजिंग करके इसे प्रिजर्व किया जाता है। कमर्शियल अवेलेबल मिल्क, जो पैकिंग वाला जो मिल्क आता है उसको क्या करते हैं, उसको पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए। दैन उसको रैपिडली और उसको फिर तुरंत ही ठंडा करते हैं एट द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक। इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रोब्स। इससे हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चेंजिंग द कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड स्टफ वो भी चेंज हो जाती है। हीटिंग अ फूड स्टफ टू अ हाई टेम्परेचर, कूलिंग इट रैपिडली इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। किसी भी फूड स्टफ को बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करना और उसके बाद में तुरंत कूलिंग करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। दिस प्रोसेस इज़ नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर। फ्रेंच केमिस्ट हुए जिनका नाम था लुइस पास्चर, उनके नाम पर ही इस मेथड का, प्रोसेस का नाम रखा गया है। वो डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी, जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस प्रोसेस की खोज की। स्टोरेज एंड पैकिंग टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स के अटैक को बचाने के लिए फूड आइटम्स जैसे कि जैम, फिश, इवन कुक्ड फूड को भी एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है जिसमें हवा ना जा सके। ड्राई फ्रूट्स, इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स। एयर टाइट पैकेट्स में फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को बेचा जाता है ताकि उनके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो और वो अटैक ना करें उस पर। अगला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, इसलिए 78% ऑफ एयर जो है वो उसमें नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ दैम डायरेक्टली, प्लांट्स लेकिन इन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है। तो फिर प्लांट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को? इसके लिए लिगम्स, जो फलीदार पौधे जो होते हैं जैसे क्लोव्स है, पीज़ है, मटर है, पीनट्स हैं, इनमें कुछ मात्रा में इनमें प्रोट्यूबरेंट्स होते हैं इनके रूट्स में, जड़ों में, जिन्हें रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स में बदलता है। आफ्टर सीजन, और कुछ समय के बाद, द प्लांट्स आर प्लफ डाउन। प्लांट्स को जब हम प्लफ करते हैं यानी खेत में जब हल चलाते हैं तो ये रूट नोड्यूल्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं और डिकम्पोज होकर ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं जो कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर रोल इन नाइट्रोजन फिक्सिंग द राइजोबियम बैक्टीरिया आर कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया है राइजोबियम, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी में फिक्स करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है और जो लीगेम प्लांट्स जो होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, यानी साथ ही पाए जाते हैं। बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस प्लांट्स द प्लांट यूजेस द नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस प्रोटीन। और जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाते हैं। द बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड गेट फूड, शेल्टर एंड फ्रॉम द प्लांट्स। दूसरी तरफ बैक्टीरिया जो हैं वो बदले में उसे भोजन मिलता है और आश्रय मिलता है प्लांट से। आगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? एज द प्लांट्स बिकम फूड फॉर एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स फूड की तरह। द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स यूज्ड इन बाई एनिमल्स, तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। जस्ट एज
इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं, जो कि जिनका काम है डीनाइट्रीफाइंग द सॉइल, यानी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, ये जो हैं ये नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में पहुंचाते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एनिमल वेस्ट, डिकेइंग प्लांट्स, ये सब डिकम्पोज होकर डीनाइट्रीफाई होकर, यानी इनको नाइट्रेट में बदल दिया जाता है अदर डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है, दस दीज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कंट्रीब्यूट इन रिलीजिंग नाइट्रोजन गैस इनटू एटमॉस्फेयर। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, वापस नाइट्रोजन को की जो गैस होती है उसको एटमॉस्फेयर में भी रिलीज़ करते हैं। आई होप कि लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।